So, hello everyone, and today we are going to start with the chapter that is chapter 1 of history, that is the rise of nationalism in Europe. So, बेटा ये जो आपका फर्स्ट पेज है ना, इस फर्स्ट पेज पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, सॉरी ये जो पिक्चर देख रहे हो, इट्स नॉट अ डायग्राम, जो ये पिक्चर देख रहे हो आप देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या देख रहा है बेटा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनके हाथ में फ्लैग है और वो कहाँ की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, टुवर्ड्स दिस स्टैचू, है ना। इस स्टैचू की तरफ ये सारे लोग क्या है, बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। और ऊपर आसमान में, स्काई में आप क्या देख रहे हो, एंजल्स नज़र आ रहे हैं, एंजल्स हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। और ज़मीन पर क्या पड़े हुए हैं बेटा, जो राजा के क्राउन होते थे, मुकुट होते थे, और कहीं ना कहीं शैटर्ड रिमेन्स हैं। ये किसके, राजा की पावर को शो कर रहा है कि राजा की पावर को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, तभी तो उनका मुकुट कहाँ पड़ा हुआ है, ज़मीन पे। और ऊपर एंजल लोग ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, है ना। और लोग अपने अपने कंट्री का, अपने अपने नेशन का फ्लैग लेके कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स दिस स्टैचू, है ना। तो इस पिक्चर से कई बार क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू गेट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। चलिए, ये जो पिक्चर है ये 1848 में फ्रेडरिक सोरियू ने बनाई थी, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, है ना। उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, किसको विजुअलाइज करते हुए, हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने एक उसका जो ड्रीम वर्ल्ड, उसने जो इमेजिनेशन में क्या था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उसने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की, ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन किया जो कि डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, कोई राजा का रूल नहीं चल रहा, लोगों के पास राइट्स हैं, इक्वालिटी है, फ्रीडम है ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 ऑफ दिस सीरीज। ये जो फिगर 1 है, ये जो फिगर 1 है बेटा, ये जो फिगर 1 है, इससे क्या पता चल रहा है आपको, शो पीपल्स ऑफ यूरोप, अमेरिका, चाहे मेन हो गए, वुमेन हो गए, हर एज के, हर सोशल क्लास के, कहाँ की तरफ मार्च कर रहे हैं बेटा। एक लॉन्ग, देखो ना, एक ये जो पिक्चर है बेटे, ऐसा लग रहा है ना कि एक लॉन्ग ट्रेन चल रही है। इफ़ यू विल लुक एट दिस पिक्चर, ऐसा लगे एक लॉन्ग सी ट्रेन चल रही है। ये जो लॉन्ग क्यू है, लाइन है लोगों की, इस तरीके से, है ना, ये जो लाइन है लोगों की। तो ये लोग मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं किसकी तरफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ये जो स्टैचू आप देख रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या फिर जो किसको पर्सोनिफाई करता है, लिबर्टी को। किसको पर्सोनिफाई करता है बेटा, ये लिबर्टी को बताता है, फ्रीडम के बारे में बताता है, जो कि एक फीमेल फिगर है। और इस फीमेल फिगर के, अगर आप इसको पिक्चर को देखोगे ना बेटा, तो ये एक फीमेल फिगर है और इसके हाथ में ये जो टॉर्च है, दिस इज़ द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। नाउ here you can recognize the torch of enlightenment, she bears in one hand। एक हाथ में बेटा भी क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, एंड दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। अब देखो बेटा, लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। ओहो, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड, हाँ, लुक एट दिस पिक्चर नाउ। तो एक हाथ में क्या है बेटा, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। और बेटा दूसरे हाथ में क्या है, शायद ये कलर दिख नहीं रहा होगा,
दूसरे हाथ में है बेटा चार्टर, दैट इज चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये जो चार्टर है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मैन है, जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है, इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करी गई है। और जो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है वो ये शो करता है कि बेटा कि लोग अब नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अब फेथ से निकलकर नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ये फेथ से निकलकर नॉलेज की बात करने से क्या मतलब है मैम, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो यही लिखा है बेटा। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, इधर देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ये इधर आओ, देखो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था बेटा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, है ना, वहाँ पर क्या देखते थे कि हम चर्च जो है वो डोमिनेट करता था, चर्च या फिर पोप, मतलब दे वर वेरी रिलीजियस। जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी दे वर डीपली ब्लाइंडली रिलीजियस थी। जैसे कि अब जो किंग होते थे वो क्या कहते थे बेटा, जो नोबल्स होते थे, नोबल्स वो क्या कहते थे कि हमारे पास डिवाइन राइट्स हैं। क्या है बेटा, डिवाइन राइट्स हैं टू रूल द पीपल। वो लोग कहा करते थे हमको तो भगवान ने भेजा है लोगों पे रूल करने के लिए, हमको भगवान ने चुना है। तो बेटा धीरे धीरे लोगों में समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर कोई हम पे रूल करेगा तो वो कैसे करना चाहिए, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। धीरे धीरे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आने लगा। तो ये जो एरा था, ठीक है, तो आई होप ये सब लिख लिया होगा आपने। तो ये जो एरा था, है ना, ये क्या था बेटा, जो एरा था, जहाँ पे ये जो एरा था, टाइम था, जहाँ पर लोग फेथ से हटकर किसकी बात करने लगे, लॉजिक की बात करने लगे, नॉलेज की बात करने लगे, है ना। इसे ही बोलते हैं एरा ऑफ एनलाइटनमेंट। और इसी टाइम पे बेटा आप क्या देखोगे, बहुत सारे इन्वेंशन भी हुए टेक्नोलॉजीज़ के। चलिए नेक्स्ट है, क्या है बेटा नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट किसकी बात करी गई है, ध्यान से सुनना। ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions। बेटा अगर आप ग्राउंड में देखोगे तो ये देखो, लेट्स कम टू द ग्राउंड बेटा जी। बेटा अगर आप ग्राउंड में देखोगे तो ये क्या दिख रहा है बच्चा आपको, ये क्या दिख रहा है, राजा जी का मुकुट। तो ये जो राजा जी का मुकुट है ये क्या है, ये है शैटर्ड रिमेन्स। शैटर्ड मतलब जो टूटा फूटा रिमेन्स है, शैटर्ड रिमेन्स जो बचा कुचा रिमेन्स है। शैटर्ड रिमेन्स है किसका, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का। किसका बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब समझो बेटा। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट या फिर ऐसा सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मतलब क्या होता है बेटा इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर कोई किंग है, क्या है बेटा, किंग है ना, तो किंग या फिर जो मोनार्कियल सिस्टम होता है वो होता है एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट। अब इसको एब्सोल्यूटिस्ट क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ, इधर आ जाइए आप एक अलग पेज पे। पहले आप इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़िए। अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स
मतलब अगर कोई जो रूलर है उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट। हिस्ट्री में इसका क्या मतलब है बेटा? एक ऐसी मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज्ड है, मिलिटराइज्ड है और रिप्रेसिव है। कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अगेन जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सारी की सारी पावर्स किसके पास हो? मोनार्किकल मतलब जो राजा है उसके पास सारी पावर है, सेंट्रलाइज्ड है सारी की सारी पावर, उसके पास एक अपनी मिलिट्री है। और ये गवर्नमेंट कैसी है? रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, लोगों को परेशान करती है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है ना। चलिए समझते हैं इसको। तो बेटा एब्सोल्यूटिस्ट, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी हिस्ट्री में इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी मोनार्किकल मतलब जो राजा का रूल वाला सिस्टम होता है, वहाँ पे सारी की सारी पावर किसके पास होती है बेटा? राजा के पास होती है। सारी की सारी पावर राजा के पास। कोई भी डिसीजन लेगा तो कौन लेगा? वो राजा लेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके सभा में मान लो किसी ने किसी को परेशान कर दिया, या फिर किसी ने चोरी कर लिया, या फिर क्या कर लिया, किसी ने चोरी कर लिया, तो ये डिसीजन कौन लेगा कि किसको सज़ा मिलेगी? होम टू पनिश, है ना। होम टू पनिश ये कौन बताएगा? ये बताएगा कौन? राजा। दैट मीन्स ऑल दी पावर्स, सारी की सारी पावर्स किसके पास है? सारी की सारी पावर्स किसके पास है बेटा? किंग के पास है। सो यहाँ पर जो राजा कहता है वो हो जाती है पत्थर की लकीर। जो राजा ने डिसीजन ले लिया वही डिसीजन फाइनल है। और एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब समझो अच्छे से। ये जो एब्सोल्यूटिस्ट है ना, इट रेफर्स टू मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कैसी है? जिसके पास अपनी मिलिट्री है ना, जो कि क्या है बेटा? सेंट्रलाइज्ड है, जो कि कैसी है बेटा? रिप्रेसिव है। अब आपको कैसे पता चलेगा? हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा था। जो वहाँ का मोनार्की था, जो वहाँ का राजा था, मोनार्किकल मतलब राजा का रूल वाला जो सिस्टम होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सो जो मोनार्किकल रूल होता था उसके पास एक अपनी, राजा के पास अपनी मिलिट्री होती थी, सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होती थी, मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट है वो किसके पास बेटा? राजा जी के पास। और ये राजा जी अपने मिलिट्री का यूज़ करके, अपनी सेंट्रलाइज्ड पावर का यूज़ करके रिप्रेसिव पॉलिसीज़ बनाते थे। रिप्रेसिव मतलब बेटा फॉर एग्जांपल वी कैन से सप्रेस, टू सप्रेस दी पीपल। ऐसे पॉलिसीज़ बनाना जो लोगों को रास नहीं आ रहा, उनको परेशानी हो रही है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टैक्स बढ़ा दिया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट इज इन सॉरियोज यूटोपियन विजन। अब यहाँ पे एक वर्ड है यूटोपियन। बेटा यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि अब अगर श्वेता मैम क्या सोचें, अब अगर श्वेता मैम, बेटा मेरा नाम श्वेता है, अब अगर श्वेता मैम सोचें कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, सारे वर्ल्ड के लोग काइंड हों, ऑनेस्ट हो और कोई भी क्राइम नहीं हो सोसाइटी में, तो बेटा इज़ इट पॉसिबल? बेटा इज़ इट पॉसिबल? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर पॉसिबल है तो यस, पॉसिबल नहीं है तो नो। मतलब श्वेता मैम एक ऐसा विजन के बारे में सोच रही हैं जहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं। बेटा दुनिया में सारे लोग तो अच्छे नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो गया? एक यूटोपियन विजन, है ना। यूटोपियन विजन कि सब कुछ आइडियल जैसा हो जाए। आइडियली मतलब बेटा परफेक्ट, आइडियल मतलब परफेक्ट। तो सब कुछ, सारे इंसान, सारे ह्यूमंस परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। तो एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी रखा उन्होंने कि जो कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल था, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। एक ऐसा यूटोपियन विजन रखा उन्होंने, है ना। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। अब उनका यूटोपियन विजन कैसा था बेटा?
कि जहाँ पे लोगों को कैसे पहचाना जा रहा है बेटा, उनके नेशन से, उनके फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से। जैसे कि हमारे वहाँ देखो तो कश्मीर की कॉस्ट्यूम अलग है, यूपी की कॉस्ट्यूम अलग है, लखनऊ की और इधर बिहार की कॉस्ट्यूम आपको अलग देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया के कॉस्ट्यूम। तो ऐसे ही बेटा नेशन, हर एक नेशन का क्या होता है, नेशनल कॉस्ट्यूम होता है, उनका एक नेशनल फ्लैग होता है ना। हम एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, इंडिया का फ्लैग क्या है, तिरंगा है ना, क्या बेटा, ट्राई कलर फ्लैग है हमारा। दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों को एज ए इंडियन बोलते हैं हम, है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अभी क्या कह रहे हैं बेटा, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके वो कौन कौन से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स है बेटा, दूसरा कौन, स्विट्ज़रलैंड है ना। ये ऐसे कंट्रीज़ या ऐसे नेशन थे जो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पेज। और इस पेज से श्योर है बेटा, मतलब कुछ 90 या फिर 80% तो श्योर है कि इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू मेमोराइज इट और ट्राई टू लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। कि अब इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, यूटोपियन विजन, ये जो यहाँ पे यूटोपियन विजन लिखा है ये क्या होता है, यूटोपियन विजन क्या होता है ना। तो होमवर्क क्या है आप लोगों का, इस वाले वीडियो के बाद आप क्या करेंगे, होमवर्क लिख लीजिए। आपका पहला होमवर्क है स्पेशली टू वन ऑफ माई स्टूडेंट दैट इज़ मोहम्मद। बेटा आपके लिए पहला होमवर्क ये है कि आप यूटोपियन विजन को डिफ़ाइन करो, ये क्या होता है यूटोपियन विजन। दूसरा क्या है बेटा, एब्सोल्यूटिस्ट, ये एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, फिर एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, ये अपने नोटबुक में आप लिख कर रखोगे। सो ऑन दैट नोट बाय बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए।